10 रहस्यमय जहाजों की गुमशुदगी बिना किसी स्पष्टीकरण के। अरविंद पोलो टीवी में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ ऐसे जहाज दर्ज हैं जो अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गए। उनके अचानक गायब होने के कुछ संभावित कारण डूबना, जहाज में समस्या आना और अन्य हो सकते हैं। और इन मामलों में से अधिकांश ने खासकर वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे असली कारण क्या है और वो कौन सा जहाज था जो अचानक गायब हो गया? और इसी वीडियो में हम इतिहास में हुई जहाजों की 10 रहस्यमयी गुमशुदगियों की खोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यूएसएस साइक्लॉप्स। यूएसएस साइक्लॉप्स अमेरिकी नौसेना का एक प्रोटेक्टेड क्रूजर था जो मार्च 1918 में अपनी रहस्यमय गुमशुदगी के कारण प्रसिद्ध हुआ। ये एक कोलियर या युद्धपोत था जिसका इस्तेमाल नेवी के अन्य जहाजों को कोयला पहुंचाने के लिए किया जाता था। साइक्लॉप्स का निर्माण 7 मई 1910 को विलियम क्रैम्प एंड सन्स शिपयार्ड, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में किया गया था और इसे 1 मई 1910 को सेवा में लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साइक्लॉप्स नौसेना ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का हिस्सा बन गया था जो विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण सामान पहुंचाता था। इसी दौरान फरवरी 1918 में साइक्लोप्स रियो डी जनेरियो से बाल्टीमोर, मैरीलैंड के लिए रवाना हुआ। इस पर 10,800 टन मैंगनीज एयस्क लदा हुआ था। ये एक खनिज है जो गोलियां बनाने में बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जहाज पर 390 लोग भी सवार थे। इनमें अधिकारी, चालक दल और कुछ यात्री शामिल थे। साइक्लॉप्स बारबाडोस में रुका था ताकि कुछ सामान लिया जा सके और वहां से 4 मार्च 1918 को रवाना हुआ। इसके बाद साइक्लॉप्स को फिर कभी नहीं देखा गया और इससे कोई भी संचार प्राप्त नहीं हुआ। इसी वजह से साइक्लॉप्स के अचानक गायब होने को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि जर्मन पनडुब्बी के हमले की वजह से ही ये अचानक गायब हो गया, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना प्रथम विश्व युद्ध के बीच में हुआ था, इसलिए यह संभावना नकारा नहीं जा सकता कि इस जहाज पर वाकई हमला हुआ हो सकता है। लेकिन जहाज या उस पर सवार लोगों के शव का कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके अलावा एक और सिद्धांत है जो कहता है कि जहाज की संरचनात्मक मजबूती उसके अत्यधिक भारी मैंगनीज अयस्क के कारण कमजोर हो गई थी। यह संभव है कि समुद्र के बीच में ही जहाज को नुकसान पहुंच गया हो। यह भी कहा जाता है कि इसकी इंजन और अन्य हिस्सों में भी समस्याएं आ सकती थीं। इसी तरह साइक्लॉप्स के कप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर जॉर्ज डब्ल्यू वॉरली पर अक्षमता और अनुशासन की कमी का आरोप लगाया गया था, इसीलिए वह त्रासदी घटी। इसके बावजूद यूएसएस साइक्लॉप्स के गायब होने से कई तरह की अटकलें और किंवदंतियां भी पैदा हुईं, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां। जहाज से गुजरने के बाद कई जहाज और विमान गायब हो गए। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में एक जगह है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से मिलकर बनी है। हालांकि कई लापता जहाजों और विमानों को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा गया है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि साइक्लॉप्स का गायब होना प्राकृतिक कारणों जैसे तूफान और यांत्रिक खराबी के कारण हुआ था। नंबर 2, मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे एक ब्रिगेंटाइन जहाज था जो समुद्र में जहाजों के अचानक गायब होने की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गया। इसे डेई ग्रेशिया ने 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बिना किसी इंसान के पाया था। लेकिन जहाज लगभग पूरी तरह से सही सलामत था और उसमें 6 महीने के लिए पर्याप्त खाना और पानी मौजूद था, लेकिन वह यात्रियों या क्रू का कोई निशान नहीं था। मैरी सेलेस्टे ने अपनी यात्रा शुरू की 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जेनोवा, इटली के लिए। इसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और अन्य लोग भी थे। लेकिन उनकी क्षमता के बावजूद उनका अचानक गायब हो जाना आज तक समझाया नहीं जा सका है। और जब जहाज मिला तो उन्हें कुछ ही अजीब संकेत मिले, जैसे कि एक टूटी हुई लाइफ बोट, गायब क्रोनोमीटर, सेक्सटेंट और कुछ थोड़े बहुत टूटे हुए उपकरण जो नौवहन में इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से मैरी सेलेस्टे के क्रू के गायब होने को लेकर अलग अलग सिद्धांत सामने आए। इनमें से कुछ का कहना है कि शायद क्रू ने जहाज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जहाज में लदे शराब के बैरल
फट सकते हैं, लेकिन वहां विस्फोट या आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि जहाज का गायब होना समुद्री राक्षसों की वजह से हो सकता है, लेकिन अन्य सिद्धांतों की तरह इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक व्याख्याएं जैसे कि तेज लहरें और समुद्री बवंडर को ही इसके अचानक गायब होने का कारण माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि जहाज के पंप सिस्टम में खराबी आ सकती थी, लेकिन की गई जांचों और इससे जुड़ी अफवाहों के बावजूद मैरी सेलेस्ट के साथ असल में क्या हुआ, इस बारे में अब तक कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं बन पाई है। और इसके यात्रियों के लिए एसएस वराटा एक स्टीम शिप थी जिसे 1908 में ब्लू एंकर लाइन द्वारा बनाया गया था, जो एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी और ऑस्ट्रेलिया तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच सेवा प्रदान करती थी। जहाज का नाम वराटा ऑस्ट्रेलिया की एक स्थानीय फूल प्रजाति पर रखा गया था, जो ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन के गहरे संबंध का प्रतीक है। जहाज 6000 टन ले जाने में सक्षम था और इसकी लंबाई 152 मीटर थी। इसमें 2 इंजन भी थे जो भाप से चलते थे और ये 750 यात्रियों को ले जाने में सक्षम था। एसएस वराटा ने अपनी पहली यात्रा नवंबर 1908 में लंदन से सिडनी के लिए शुरू की थी और वो सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंच गया। हालांकि 27 जुलाई 1909 को अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वराटा दक्षिण अफ्रीका में डरबन से केप टाउन जाते समय लापता हो गया। जहाज को आखिरी बार क्लैन मैकिंटायर ने देखा था। क्लैन मैकिंटायर नामक जहाज ने 27 जुलाई 1909 को डरबन से रवाना होने के बाद उसे देखा था। उसके बाद से वराटा को फिर कभी नहीं देखा गया और उसके साथ उसके 211 यात्री और क्रू भी लापता हो गए। इसी कारण एसएस वराटा का गायब होना समुद्री इतिहास का एक रहस्य बन गया। इसके अचानक गायब होने को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत सामने आए। इसके अलावा ऐसी भी अटकलें हैं कि वराटा शायद किसी अचानक आई विनाशकारी घटना का शिकार हुआ, जैसे कि तेज तूफान या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे जहाज बहुत तेजी से डूब गया। क्योंकि हिंद महासागर अचानक आने वाले तूफानों के लिए जाना जाता है और दक्षिण अफ्रीकी तट को शिपरेक कोस्ट कहा जाता है, वहां की खतरनाक लहरों और मौसम की वजह से। लेकिन उनके द्वारा की गई जांच और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके की गई खोज के बावजूद भी एसएस वराटा का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा 1999 में एक जांच की गई थी जिसकी अगुवाई समुद्री खोजकर्ता एमलिन ब्राउन ने की थी, लेकिन वराटा के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एसएस मरीन सल्फर क्वीन एक स्टीम शिप थी जो फरवरी 1963 में अपनी अचानक गुमशुदगी के लिए जानी जाती है। जब ये ब्यूमॉन्ट टेक्सास से नॉरफॉक वर्जीनिया की यात्रा कर रही थी, जहाज को पहली बार 1944 में एक T2 टैंकर के रूप में बनाया गया था जिसे SSSO न्यू हेवन कहा जाता था, लेकिन 1960 में इसे सल्फर ले जाने के लिए बदल दिया गया, इसलिए इसका नाम बदलकर SSSO रखा गया। इस बीच सल्फर क्वीन की लंबाई 524 फीट थी। इसकी क्षमता 15,262 ग्रॉस टन थी। यह शुरुआती जहाजों में था जिसे पिघले सल्फर के परिवहन के लिए बनाया गया, जिसमें सल्फर को तरल रखने के लिए स्टीन से गर्म टैंक थे। इसके अलावा जहाज पर कुल 39 चालक दल के सदस्य सवार थे। इसके अलावा 23 फरवरी को मरीन सल्फर क्वीन ब्यूमॉन्ट टेक्सास से नॉरफॉक वर्जीनिया के लिए रवाना हुआ। इसकी आखिरी रिपोर्ट 4 फरवरी 1963 को मिली थी, जिसमें बताया गया था कि यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के पास है। इसके बाद जहाज से कोई भी संचार प्राप्त नहीं हुआ। इसी वजह से 6 फरवरी 1963 को अमेरिकी तटरक्षक बल ने एक व्यापक खोज अभियान चलाया, लेकिन जहाज या उसके क्रू का कोई सुराग नहीं मिला और केवल मलबा, लाइफ जैकेट और एक लाइफ रिंग जिस पर मरीन सल्फर क्वीन लिखा था वही मिला। नतीजतन मरीन सल्फर क्वीन के गायब होने से कई अफवाहें और मुद्दे पैदा हुए। इस बीच एक थ्योरी ये कहती है कि जहाज में संरचनात्मक कमजोरियां थीं, जिस वजह से वो अचानक गायब हो गया। असल में ये जहाज सुरक्षा के मामले में कई समस्याओं के लिए जाना जाता था,
जैसे कि इसके टैंकों और अन्य हिस्सों में दरारें होना। इसके अलावा उस समय समुद्र की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए यह संभव है कि संरचनात्मक विफलता के कारण जहाज डूब गया हो। हालांकि एक और सिद्धांत है जो कहता है कि जहाज पर लदे सल्फर के संभावित विस्फोट के कारण इसका जल्दी डूबना हो सकता है। नंबर 5, एमवी जोइता। एमवी जोइता एक 69 फीट लंबी लग्जरी यॉट थी जो 1955 में अपनी रहस्यमयी गुमशुदगी के कारण प्रसिद्ध हो गई थी। ये यॉट 1931 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बनी थी, जिसे पहले फिल्मों और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसेना के मिशनों में इस्तेमाल किया गया। लेकिन युद्ध के बाद इसे साउथ पैसिफिक के द्वीपों में एक व्यावसायिक नाव के रूप में इस्तेमाल किया गया और 3 अक्टूबर 1955 को एमवी जोइता अपिया समोआ के बंदरगाह से टोकलाऊ के लिए 25 यात्रियों और क्रू के साथ रवाना हुई। इस यात्रा को सिर्फ 41 घंटे लगने थे, लेकिन जब यह निर्धारित समय पर नहीं पहुंची और कोई संदेश भी नहीं भेजा गया तो इसे लापता घोषित कर दिया गया। इसे एक खोज और बचाव मिशन द्वारा 10 नवंबर 1955 को मिलने से पहले 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया था। जोइता को समोआ के पास पाया गया। यह अपनी निर्धारित मार्ग से मीलों दूर थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं मिला। जोइता के बारे में कुछ सबसे उल्लेखनीय विवरणों में से एक ये था कि उसके रडर में भारी नुकसान था। जहाज का एक हिस्सा ऊपर की ओर था, जबकि दूसरी तरफ लगभग पानी में डूबी हुई थी और जहाज का रेडियो भी खराब हो गया था। और यही वजह हो सकती है कि वो मदद के लिए कॉल नहीं कर सका। लेकिन जहाज के टूटे हुए हिस्सों के बावजूद जहाज पर न तो कोई शव मिला और न ही कोई इंसान मिला। लाइफ बोट्स और कुछ लाइफ राफ्ट भी गायब थे, लेकिन यात्रियों और क्रू के व्यक्तिगत सामान जहाज के अंदर ही छूट गए थे। कुछ सिद्धांतों के अनुसार संभव है कि जहाज में आंतरिक यांत्रिक खराबी आ गई हो, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई और वे जहाज छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कई अटकलें ये भी कहती हैं कि जोइता पर सवार सभी लोगों की मौत किसी घटना के कारण हो गई होगी और वे फिर कभी नहीं मिले, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है। नंबर 6, एसएस एल्फारो। एसएस एल्फारो एक कंटेनर जहाज था जिसे 1975 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 31,515 ग्रॉस टन तक थी। जहाज का संचालन टोटी मैरीटाइम करती थी और ये जैक्सनविल फ्लोरिडा व प्यूर्टो रिको के बीच यात्रा में उपयोग होता था। हालांकि 29 सितंबर 2015 को एसएस एल्फारो जैक्सनविल से प्यूर्टो रिको के लिए रवाना हुआ, जबकि टाइफून जोआक्विन के आने का खतरा था। टाइफून जोआक्विन एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म से तेजी से बढ़कर कैटेगरी 4 का तूफान बन गया जब वो बहामस के पास पहुंच रहा था, जहां एसएस एल्फारो भी जा रहा था। लेकिन चेतावनियों और तूफान की अनुमानित दिशा के बावजूद जहाज के कप्तान माइकल डेविडसन ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बीच 1 अक्टूबर 2015 को जहाज को तेज तूफान और बड़ी लहरों ने घेर लिया और तेज हवाएं जो 115 नॉट्स तक पहुंच रही थीं। जहाज के आखिरी घंटों में इसे यांत्रिक खराबी का सामना करना पड़ा, जिससे प्रोपल्शन बंद हो गया और यह समुद्र की भीषण परिस्थितियों के सामने असुरक्षित हो गया। इस वजह से कप्तान डेविडसन ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके अधिकारियों से संपर्क किया ताकि वे अपनी स्थिति बता सकें और मदद मांग सकें। उन्होंने बताया कि जहाज एक तरफ झुक रहा है क्योंकि एक हिस्से से पानी अंदर आ रहा है और इंजन भी अब काम नहीं कर रहा है। क्रू के हालात को काबू में करने की तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज की हालत और भी खराब हो गई। इसलिए 1 अक्टूबर 2015 की सुबह अधिकारियों को एसएस एल्फारो से आखिरी कॉल मिली और उन्होंने बताया कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। इस कारण कोस्ट गार्ड ने तुरंत बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन उन्हें जहाज नहीं मिला और उसके 33 चालक दल के सदस्य भी नहीं मिले। एल्फारो पूरी तरह से डूब गया, सभी क्रू के साथ, जिसमें 28 अमेरिकी और 5 फिलिपिनो शामिल थे। इसके अलावा 1 नवंबर 2015 को नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या एनटीएसबी ने एसएस एल्फारो का मलबा बहामस के क्रुग्ड आइलैंड के पास समुद्र के नीचे 15,000 फीट की गहराई में पाया। इससे संबंधित
जहाज के वॉइस डेटा रिकॉर्डर की रिकवरी जो अप्रैल 2016 में मिला था, एल फारो के अंतिम घंटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नंबर 7, एमवी डर्बीशायर। एमवी डर्बीशायर एक बड़ा बल्क कैरियर था जिसे 1976 में हुडोंग झोंगहुआ शिप बिल्डिंग शंघाई, चीन में बनाया गया था। यह जहाज बेबीलाइन के स्वामित्व में था, जो यूके की मशहूर शिपिंग कंपनी है। इसकी कुल लंबाई 294 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 44 मीटर थी। इसके अलावा इस जहाज की क्षमता 1,80,000 टन से भी अधिक माल ले जाने की थी। यह भी 1970 के दशक में बनाए गए सुपर टैंकरों का एक उदाहरण था, जिसे खदानों से लोहे का अयस्क बड़ी मात्रा में दुनिया भर की इस्पात फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बीच 9 सितंबर 1980 को फिलीपींस सागर में एक तूफान आया, लेकिन एमवी डर्बीशायर फिर भी सेप्टेल्स, क्यूबेक, कनाडा से कावासाकी, जापान की ओर लोहे के अयस्क की खेप लेकर रवाना हुआ। लेकिन जब ये रडार से गायब हो गया और कोई भी संकट संकेत नहीं भेज सका, तो अधिकारियों ने जहाज को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया, लेकिन जहाज या उसके किसी क्रू का कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में यात्रा में शामिल सभी 42 क्रू और 2 क्रू सदस्यों की पत्नियों को लापता माना गया और बाद में मृत घोषित कर दिया गया। और एमवी डर्बीशायर के गायब होने के बाद कई तरह के कयास और सिद्धांत सामने आए जहाज के डूबने के कारण के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज का उचित रखरखाव नहीं हुआ था या उसमें कोई संरचनात्मक कमजोरी थी जिसे तुरंत नहीं पहचाना गया। इसलिए 1994 में लापता क्रू सदस्यों के परिवारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक जांच शुरू की। इस संबंध में यूके सरकार ने समुद्री इंजीनियरों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया ताकि वे समुद्र की तलहटी के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। वह समुद्री क्षेत्र जहां जहाज डूबा माना जाता है। और 1997 में उन्होंने एमवी डर्बीशायर के अवशेष 4,200 मीटर की गहराई में पाए। इसके अलावा जांच के नतीजे बताते हैं कि जहाज तेज लहरों और संरचनात्मक विफलता के कारण डूब गया। 8. एमवी यानसेंग। एमवी यानसेंग एक मालवाहक जहाज था जिसे 24 मार्च 2006 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर परित्यक्त पाया गया था। जहाज में कुछ भी नहीं था और उस पर कोई भी क्रू मेंबर सवार नहीं था। यह एक 80 मीटर लंबा बल्क कैरियर था जिसका नाम यानसेंग था, लेकिन इसके पंजीकरण या मालिक के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जहाज को एक ऑस्ट्रेलियाई सीमा शुल्क विमान द्वारा खोजा गया था जो नियमित निगरानी उड़ान कर रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण से एक जहाज तुरंत भेजा गया ताकि जहाज की जांच की जा सके। उन्होंने ये भी पाया कि उसके पास कोई दस्तावेज, पहचान या कोई भी ऐसी पहचान की निशानी नहीं थी जो आमतौर पर एक ऑपरेशनल जहाज में देखी जाती है। इसी तरह जहाज का इंजन भी अब बंद था और काफी समय से खाली पड़ा था, लेकिन जहाज के अंदर उन्हें खाना और पानी मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसे शायद क्रू ने अचानक छोड़ दिया था। कुछ उपकरण जैसे कि रेडियो और नेविगेशन उपकरण भी गायब थे। इसके अलावा जहाज पर ना तो किसी गलत हरकत और ना ही किसी तरह की लड़ाई के कोई संकेत मिले। और अधिकारियों के अनुसार ये भी काफी संभावना है कि जहाज का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे कि तस्करी या अवैध मछली पकड़ने के लिए किया गया हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कस्टम सर्विस और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे यह पता चल सके कि जहाज उस जगह कैसे पहुंचा जहां उसे पाया गया। उन्हें दुनिया की किसी भी शिपिंग रजिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ सिद्धांतों के अनुसार जहाज का इस्तेमाल एक माल हस्तांतरण की कार्रवाई के लिए किया गया हो सकता है, जिसमें अवैध माल को एक जहाज से दूसरे जहाज में समुद्र के बीच में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बावजूद अतिरिक्त जानकारी की कमी के कारण अधिकारियों ने जहाज को छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन असली वजह क्या थी कि जहाज डूब गया? नंबर 9, एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड। एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड एक अमेरिकी ग्रेट लेक्स मालवाहक जहाज था जो 10 नवंबर 1975 को लेक सुपीरियर में डूबने की त्रासदी के कारण प्रसिद्ध हुआ। ये जहाज 729 फीट लंबा था
और इसमें 26,000 टन से अधिक माल ले जाने की क्षमता थी। इसका नाम एडमंड फिट्जगेराल्ड के नाम पर रखा गया, जो प्रसिद्ध व्यापारी और चेयरमैन थे। उस कंपनी का नाम नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल था, जिसने जहाज बनवाया था। एडमंड फिट्जगेराल्ड को 7 जून 1958 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल डुलुथ मिनेसोटा की खदानों से लौह अयस्क ले जाने के लिए किया गया, जो डेट्रॉइट, टोलेडो और ग्रेट लेक्स के आसपास के अन्य शहरों तक पहुंचाया जाता था। इसी बीच त्रासदी के दिन एडमंड फिट्जगेराल्ड सुपीरियर से डेट्रॉइट जा रहा था, जिसमें 26,116 टन लौह अयस्क के पैलेट्स लदे हुए थे। जहाज के कप्तान अर्नेस्ट एम मैक्सॉर्ली थे और वे भी एक अनुभवी नाविक थे। लेकिन लेक सुपीरियर में एक जबरदस्त तूफान आया, जिसमें हवा की रफ्तार 50 नॉट्स तक पहुंच गई और लहरों की ऊंचाई 35 फीट तक थी। 10 नवंबर की रात एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड को कई समस्याएं होने लगीं। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि जहाज में गंभीर रिसाव हुआ और उसका संपर्क टूट गया। रात के करीब 7:10 के करीब एडमंड फिट्जगेराल्ड का आसपास के अन्य जहाजों से संपर्क टूट गया और कुछ घंटों बाद इसकी गुमशुदगी की पुष्टि हो गई। इससे संबंधित कोई भी संकट संकेत नहीं भेजा गया था, इसलिए इसके 29 क्रू में से कोई भी नहीं बच सका। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि जहाज के डूबने का कारण संरचनात्मक विफलता, जरूरत से ज्यादा लदान और यह संभावना हो सकती है कि यह किसी पानी के नीचे की उथली जगह से टकरा गया हो। इसी कारण नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और कोस्ट गार्ड ने जांचें की, लेकिन उन्हें कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। वर्तमान में एडमंड फिट्जगेराल्ड के अवशेष लेक सुपीरियर की सतह के नीचे पाए जाते हैं और ये स्थान एक जलमग्न संरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। नंबर 10, एमवी स्वेनबोर्ग मर्स्क। एमवी स्वेनबोर्ग मर्स्क एक कंटेनर शिप है जो मर्स्क लाइन की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है। यह जहाज 1998 में बनाया गया था और मर्स्क के एस क्लास फ्लीट का हिस्सा है, जिसकी क्षमता लगभग 8,160 TEU ले जाने की है। एमवी स्वेनबोर्ग मर्स्क वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो विभिन्न प्रकार के माल को ले जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों से लेकर कच्चे माल और कृषि उत्पादों तक। इस बीच फरवरी 2014 में जब ये जहाज बिस्के की खाड़ी में था, तो ये तेज तूफान के कारण डूब गया। हवा की गति 60 नॉट्स तक पहुंच गई थी और लहरों की ऊंचाई 10 मीटर तक पहुंच गई थी। समुद्र की भीषण स्थिति के कारण जहाज का संतुलन बिगड़ गया और इसका परिणाम 500 टन से अधिक के नुकसान के रूप में हुआ। ये रहे कंटेनर समुद्र में। इसके अलावा कंटेनरों का वजन इसके डूबने में और भी योगदान देता है। कंटेनरों के खो जाने से गंभीर प्रभाव पड़ा, न सिर्फ पर्यावरण पर बल्कि मर्स्क के उन ग्राहकों पर भी जो अपने माल पर निर्भर थे। जो कंटेनर खो गए थे उनमें तरह तरह के उत्पाद थे, जिनमें उपभोक्ता वस्तुएं और खतरनाक सामग्री भी शामिल थी, जो समुद्र में प्रदूषण फैला सकती हैं। इसके बाद मर्स्क लाइन ने तुरंत जांच शुरू की ताकि जहाज के डूबने का कारण पता चल सके। इसके बावजूद एमवी स्वेनबोर्ग मर्स्क के डूबने के कारण ये घटना शिपिंग कंपनियों को ये याद दिलाने लगी कि उन्हें अपने क्रू और माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।